हेलो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे मंत्रिमंडल व संसद या लोक सदन में संबंध। तो इसमें हमने 2 पॉइंट हो चुके थे हमारे कार्यपालिका पर नियंत्रण में, ये 6 पॉइंट हो चुके थे। आज हम आगे का पढ़ेंगे वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता, यानी वित्त क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता किस प्रकार से बताई गई है। इसमें प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यानी टैक्स, जो प्रतिनिधि के बिना टैक्स नहीं है। तो ब्रिटिश प्रजातंत्र का मूल आधार है और ब्रिटेन में ये सिद्धांत मान्य है कि जनता से कर वसूल करके या तो कर के रूप में प्राप्त धनराशि को व्यय या खर्च करने का कार्य लोक सदन द्वारा ही किया जा सकता है और लोक सदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल के द्वारा आय और व्यय, जी कितना आया है पैसा, कितना खर्च हुआ है से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी लोक सदन प्रतिनिधि के बिना कर नहीं, वो प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुन के आए हैं उनके बिना कर, टैक्स या कर नहीं लगा सकती। तो इसमें वित्तीय में यही कहा है कि ब्रिटिश प्रजातंत्र का मूल निमंत्रण यही है और ब्रिटेन में सिद्धांत मान्य है, यानी लिखित रूप मान्य है कि जनता कर वसूल करने या कर के रूप में प्राप्त धनराशि को व्यय करने का कार्य संसद लोक सदन ही करती है। यानी जो जनता से कर लिया जाता है उनको खर्च करने का अधिकार जनता को ही होता है। लोक सदन द्वारा बजट को स्वीकार किए बिना मंत्रिमंडल द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी लोक सदन से बजट को स्वीकार किया बिना मंत्रिमंडल खर्च और कितने खर्च हुए, कितने राशि आई है, वो कार्य नहीं कर सकता। या कौन कर सकता है? सिर्फ संसद ही कर सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल पर लोक सदन की सर्वोच्चता के कारण ही अनेक मंत्रिमंडल को संसद की एक समिति मानते हैं और कहते हैं कि मंत्रिमंडल का विकास संसद की संप्रभुता को वास्तविक बनाने वाली एक संस्था के रूप में हुआ है। यानी ये लोग ये कहने लग गए कि सैद्धांतिक यानी लिखित दृष्टि से लोक सदन की सर्वोच्चता है, क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा ही संसद की समिति मानते हैं और मंत्रिमंडल का ही विकास संसद की संप्रभुता को वास्तविक बनाने की संस्था है। यानी मंत्रिमंडल का विकास अगर करना है तो संसद की संप्रभुता को वास्तविक रूप से मानना पड़ेगा, तभी मंत्रिमंडल का विकास होगा। नहीं तो संसद को अगर संप्रभुता इतनी नहीं दी तो मंत्रिमंडल का इतना विकास नहीं होगा। व्यवहार की स्थिति क्या है, ये तो सैद्धांतिक रूप से कहा। व्यवहार में ये बच्चों हमने संबंध पढ़े। अब सैद्धांतिक रूप से ये चारों पॉइंट पढ़े हमने। व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता, कार्यपालिका और नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता, वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता। अब व्यवहार में स्थिति क्या है, ये तो लिखित बात है, ये तो हमने लिखित बात पढ़ी है, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में हम अब पढ़ेंगे इसके क्षेत्र में। व्यवहार में पहला है व्यवस्थापन क्षेत्र। सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ा वो है और व्यवहारिक रूप से स्थिति उनकी व्यवस्थापन स्थिति कैसी है। कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारिक, इसमें व्यवहारिक थोड़ा सा व्यवस्थापन के क्षेत्र के पहले हम थोड़ा सा परिचय दे दें। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल को भले ही संसद की एक समिति कहा जा सकता है, यानी सैद्धांतिक लिखित रूप में मंत्रिमंडल को भले ही संसद की एक समिति कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में स्थिति नितांत ही विपरीत है। मंत्रिमंडल जो कि सिद्धांत में लोक सदन का दास है, यानी देखने को तो ये है कि मंत्रिमंडल लोक सदन यानी संसद का दास है, उनका नौकर की तरह उन्होंने कहा है। व्यवहार में जैसे व्यवहार में उसका स्वामी हो गया है, यानी व्यवहार में
मंत्रिमंडल किसका स्वामी हो गया? संसद का स्वामी हो गई। लिखित रूप में संसद स्वामी हो गया और मंत्रिमंडल दास हो गया, और व्यवहार में मंत्रिमंडल सेवक हो गया और संसद दास हो गए। मंत्रिमंडल को दास के रूप में और व्यवहार में स्वामी के रूप में देखा जा सकता है। जैनिक मत है कि उन्होंने सत्य लिखा है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ही लोक सदन पर नियंत्रण रखता है, न ही यानी राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण वास्तव में मंत्रिमंडल ही लोक सदन पर नियंत्रण रखता है, यानी संसद पर नियंत्रण रखता है, न कि लोक सदन मंत्रिमंडल। यानी पहले हमने जो पढ़ा इनके सर्वोच्चता, कार्यपालिका संबंधी सर्वोच्चता, व्यवस्थापिका संबंधी सर्वोच्चता, लेकिन ये लिखित है, लेकिन व्यवहार रूप देखे तो सर्वोच्च कौन है? लोक सदन पर नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल। इसी प्रकार कॉर्टन ने लिखा है कि यह लोक सदन से नियंत्रण या नियंत्रित होने के बजाय लोक सदन को नियंत्रित करता है। यानी सैद्धांतिक रूप में तो मंत्रिमंडल नियंत्रित होता है किससे? संसद से, लेकिन व्यवहारिक रूप देखें तो लोक सदन को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित करता है मंत्रिमंडल। इसके सदस्य राजनीतिक दल को और राजनीतिक दल लोक सदन को नियंत्रित करता है। संक्षेप में एक समिति जो सम्राट और लोक सदन पर निर्भर प्रतीत होती है, वास्तव में दोनों पर प्रभुत्व रखती है। तो इस प्रकार से ये लिखित रूप में अलग बात देखी जाती है और व्यवहार में अलग रूप। तो व्यवहार में मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता को हम निम्न रूपों से पढ़ा जाएंगे। पहला हमने कहा है व्यवस्थापन क्षेत्र। कानून निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारिक स्थिति यह है कि प्रमुख कानून के प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यानी जब कानून बनाने हैं तो पहले प्रारूप तैयार कौन करता है? मंत्रिमंडल, संसद नहीं करती। और संसद इन विधेयकों को सामान्यतः उसी रूप में पारित करती है, यानी वो फेर बदल नहीं कर सकती। तो व्यवस्थापन शक्ति में किसकी शक्ति ज्यादा है? मंत्रिमंडल की। व्यवहार में सैद्धांतिक में किसकी है? संसद की। तो वो जैसे मंत्रिमंडल विधेयक को जिस रूप में पारित करे, वो उनको संसद को भी ऐसे ही नीतियां बनानी या ऐसे ही प्रारूप तैयार करना होगा। जिस रूप में मंत्रिमंडल ने इन्हें प्रस्तावित किया था, यदि उनमें कोई संशोधन किए जाते हैं तो केवल वे ही जो मंत्रिमंडल को मान्य होते हैं। यानी कुछ संशोधन कानून में संशोधित किया जाता है तो वो ही मान्य होगा जो मंत्रिमंडल मान्य या मंत्रिमंडल ही मान सके, बाकी संसद की राय नहीं ली जाएगी। इस प्रकार वे ही गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट जो कानून बने और संसद किए जाए और संसद से स्वीकृत किए हो पाते हैं। यानी गैर सरकारी कानून या सरकारी कानून जो भी बनता है वो संसद से स्वीकृत हो पाते हैं। कौन बनाता है? मंत्रिमंडल, जिस पर मंत्रिमंडल की कृपा दृष्टि हो। इस प्रकार व्यवस्थापन क्षेत्र में मंत्रिमंडल ही लोक सदन का मार्ग निर्देशन करता है। यानी मंत्रिमंडल सर्वोच्च है क्योंकि लोक सदन उनके मार्ग का निर्देशन करता है। जो मंत्रिमंडल कहता है वही उनके पद पर वो चलता है। इसी के बारे में एडम्स ने इस तथ्य को अपने शब्दों में प्रकट किया है कि लोक सदन की स्थिति एक ऐसी रजिस्टरिंग मशीन की भांति हो गई है जो एक अन्य संस्था द्वारा किए गए निर्णय को रिकॉर्ड करने का काम करती है। मध्य विक्टोरिया युग का ये विचार है कि कैबिनेट की स्थिति व्यवस्थापन विभाग के तीसरे सदन की है। अब सर्वथा सत्य हो गया है कि अब तो कैबिनेट ही वास्तविक विधायक है। यानी एडम्स ने कहा है कि
जो एक लोक सदन को एक मशीन, रजिस्ट्रेशन मशीन की भांति कार्य कर रही है। यानी कार्य जो अंदर बन रहा है, वो जो माल वगैरह वो खपत को कौन कर रहा है, उस मशीन में डाल कौन रहा है? मालिक। जो मजदूर बने हुए मालिक के मजदूर है, जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, वो सब वो जब वस्तुएं डाल रहा है और मशीन उनको तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रिटिश में भी संसद एक मशीन की बात है। मंत्रिमंडल एक नए कंपनी के रूप में कार्य करती है और ये मशीन के रूप में कार्य करती है। जब मशीन का बटन दबाए तब बंद, जब स्टार्ट करे तब स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों मंत्रिमंडल के व्यवहार में स्थिति उनकी अच्छी या सर्वोच्च देखी जाती है। व्यवहार की स्थिति में मंत्रिमंडल की कार्यपालिका क्षेत्र, मंत्रिमंडल संसद बच्चों लोक सदन के संबंध में तो कौन सर्वोच्च रहा? लोक सदन। कौन? संसद की सर्वोच्च था। ये सारे अविश्वास का प्रस्ताव सब संसद का, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप है। लिखित रूप में व्यवहारिक स्थिति, व्यवस्थापन क्षेत्र और कार्यपालिका क्षेत्र। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे कि उनके क्षेत्र में, कार्यपालिका क्षेत्र में मंत्रिमंडल की स्थिति कितनी सर्वोच्च हो गई है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत किया जा सकता है। यानी लिखित रूप से लोक सदन द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उनको पद से हटाया जा सकता है। किंतु व्यवहार में जैसा है कि सिडनी लॉ लिखते हैं कि लोक सदन के प्रांगण में आजकल कैबिनेट कभी पराजित होती नहीं। यानी सिडनी ने लिखा, सिडनी लॉ ने लिखा कि लोक सदन के प्रांगण, उनके लोक सदन के प्रांगण में, उनकी जगह में आजकल कैबिनेट कभी पराजित नहीं होते, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव में भी अलग अलग फॉर्मेलिटी पाई जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का तात्पर्य है लोक सदन के बहुमत दल का द्वारा शासन की शक्ति विरोधी दल को सौंपना, और बहुमत दल कभी ऐसा नहीं करना चाहता। यानी लोक सदन का एक विरोधी दल जो विपक्ष का है, वो संसद द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाए तो लोक सदन द्वारा लाया जाता है और वो विपक्ष को सौंपता है। तो विपक्ष फिर बाद में, वो बहुमत मिलते ही विपक्ष फिर बाद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। तो इस कारण लोक सदन बहुमत दल द्वारा कभी भी विरोधी दल को सौंपता नहीं है। किसको? विपक्ष के दल को कभी नहीं सौंपेगा। क्यों नहीं सौंपेगा? वो सौंपेगा विपक्ष को तो संसद भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। लोकसभा भंग हो जाएगी तो संसद के सदस्य को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल की तरफ वो उनको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए वो कभी भी बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री को कभी भी अपने विपक्ष के नेताओं को वो अविश्वास का प्रस्ताव कभी भी नहीं सौंप सकती थी। इसके अतिरिक्त यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देने के बजाय सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित कराया जा सकता है। यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने के बजाय क्या होता है कि वो सम्राट राजा से परामर्श लेकर लोक सदन को विघटित कर सकता है, यानी लोकसभा को भंग कर सकता है। आग और जिंक के शब्दों में ये बात कही गई है कि आजकल देश में निर्वाचकों से पुनः विचार करने की प्रथा इतनी विकसित हो गई है कि कोई कैबिनेट लोक सदन में पराजित होने पर जनता के बिना अपील किए त्याग पत्र करती ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें लोक सदन या संसद इसमें भी कमजोर हो जाती है कार्यपालिका क्षेत्र में, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद किसको? विपक्ष के नेता को सौंपा जा सकता है। तो वो क्यों सौंपेगी जब खुद का ही विघटन होने वाला है? तो इसलिए ये कार्य कभी भी नहीं हो सकता। इसी में लास्ट में वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में भी उनकी कुछ बात बताई गई है।
वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन द्वारा बजट में कटौती करने की बात सैद्धांतिक ही है, यानी लिखित रूप में लोक सदन में बजट की कटौती की जाए। जहां तक व्यवहार के संबंध में है तो लोक सदन ये कार्य कभी भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आय और व्यय अन्य सभी वित्तीय प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति व्यवहार में मंत्रिमंडल को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये बात अब देखा जाए तो हम तुलना की जाए, पहले तुलना की जाए कि मंत्रिमंडल और उनकी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति पड़ी, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है मंत्रिमंडल, कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण रखती है, मंत्रिमंडल पर समन्वयकारी बनाए रखती है, व्यवस्थापन संबंधी कार्य करती है, वित्तीय कार्य भी करती है। इसी प्रकार से संबंध में बताया गया है कि व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता, यानी इसमें संसद को सर्वोच्च रखा गया है व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता में। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखा गया है, किसके द्वारा? संसद द्वारा नियंत्रण रखा गया है। इसमें प्रश्न, वाद विवाद, निंदात्मक प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रकार से बच्चों ये सब बातें इसमें आ जाती है। फिर वित्तीय क्षेत्र में भी लोक सदन की सर्वोच्चता, यानी वित्तीय जो बजट वगैरह पारित करे वो भी लोक सदन ही करती है। तो कर कैसे किसको दे, कर कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो भी लोक सदन या संसद पर निर्भर होता है। लेकिन ये सब लिखित रूप देखे गए। लिखित रूप देखे तो मंत्रिमंडल संसद से कमजोर है लिखित रूप, लेकिन व्यवहारिक रूप जो अभी हमने देखा है बच्चों के व्यवस्थापन क्षेत्र, कार्यपालिका क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, इन तीनों को देखते हुए हमने देखा कि वास्तव में व्यवहार में किसकी स्थिति अच्छी है? मंत्रिमंडल, और संसद की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से लास्की और रैमजे मौर्य की धारणा को अस्वीकार करते हुए विचार व्यक्त किया गया है कि शासन में मंत्रिमंडल की प्रमुखता वांछनीय और संसदीय शासन प्रणाली के सफल संचालन के लिए आवश्यक भी है। इसका विचार है कि जब एक राजनीतिक दल निश्चित कार्यक्रम के आधार पर लोक सदन में बहुमत में प्राप्त कर लेता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने इस कार्यक्रम को पूरा करे। कार्यक्रम को क्रियान्वित मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जा सकता है, यानी मंत्रिमंडल नियंत्रण रखती है किस पर? संसद पर, क्योंकि जो मंत्रिमंडल या संसद नीतियों को निर्माण करती है उसको क्रियान्वित या उनको लागू कार्यपालिका ही करती है, लोक सदन के द्वारा नहीं, और ये लोक सदन द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, वो तो सिर्फ नीतियां बनाती है। और मंत्रिमंडल भी इस कार्य या ये कार्य तभी कर सकता है जबकि उससे लोक सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, यानी मंत्रिमंडल जब मिली जुली सरकार नहीं होनी चाहिए, किसी एक दल को ही क्या मिलना चाहिए? बहुमत मिलना चाहिए। हमारे यहाँ मिली जुली सरकार, वहां तो दो दल है, पैक्ट है कि एक दल आएगा, एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा और एक पक्ष की भूमिका, जो एक सरकार चलाएगी और एक ही। तो उनके यहाँ लोक सदन में बहुमत प्राप्त है तो सारे कार्य कौन कर सकता है? मंत्रिमंडल कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मंत्रिमंडल पूर्व निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति के साथ कार्य करता है तो इसमें बुराई क्या है? यानी उनको बहुमत मिल गया तो इसके कारण अगर वो कार्य करता है तो इसमें बुराई नहीं देखी जा सकती है, उनकी शक्ति ही देखी जा सकती है। वस्तु स्थिति तो ये है कि यदि मंत्रिमंडल ऐसा न करे तो जनसाधारण का लोकतंत्र में विश्वास ही डगमगाने लगेगा, यानी मंत्रिमंडल पर भरोसा, ये मंत्रिमंडल ये सब कार्य नहीं करेगा, नीतियों का निर्माण या कार्यों का क्रियान्वयन नहीं करेगा तो लोकतंत्र का विश्वास उठ जाएगा, डगमगाएगा। किस पर? जनता का। किस पर? सरकार पर। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। अतः शासन में मंत्रिमंडल की यह प्रमुखता लोकतंत्र की प्रवृत्ति के नितांत अनुकूल है।
मंत्रिमंडल की ये प्रमुखता इस दृष्टि से भी स्वाभाविक और वांछनीय है कि न केवल इंग्लैंड वरन विश्व के सभी आधुनिक प्रजातंत्रों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका के अधिक शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। तो व्यवहार में देखा जा सकता है बच्चों कि व्यवहार में मंत्रिमंडल संसद से ज्यादा शक्तिशाली हैं। सैद्धांतिक रूप में संसद ज्यादा शक्तिशाली है और व्यवहारिक में मंत्रिमंडल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की महत्व का कारण, यानी क्या कारण है जो मंत्रिमंडल को इतना महत्व मिला है। तो कल पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के महत्व का कारण। ठीक है बच्चों, बाय।